This call is now being recorded. ऑलराइट, हमने कुछ फ्लेमिंगोस की वहां पे बात की थी, समथिंग वी हैव डिस्कस। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था व्हाट इज माय नेटैलिटी मोर्टेलिटी, ये सब क्या होता है हमने देखा था। ये वाला स्टोरी हम यहाँ पे समझे थे कि अगर एक पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो उसका इंक्रीज होने का रीजन आपका नेटैलिटी हो सकता है या फिर आपका हो सकता है इमिग्रेशन। सो इधर इट कैन बी इमिग्रेशन और योर नेटैलिटी, ये दो रीजन आपके हो सकते हैं जिससे आपका पॉपुलेशन आपका एक एरिया में आपका बढ़ सकता है। इमिग्रेशन में आपका बाहर से एक नंबर आपका यहाँ पे आ रहा है एंड नेटैलिटी में द बर्थ इज हैपनिंग ओवर देयर। अगर एक एरिया से पॉपुलेशन आपको नीचे जा रहा है सो दैट इज बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन एमिग्रेशन एंड योर मोर्टेलिटी। तो ये दो रीजन आपके बन जाते हैं जिसकी वजह से आपका पॉपुलेशन आपका वहां पे नीचे भी जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने पढ़ी थी, देखी थी। यहाँ पे एक उसका फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे देखा था, राइट। तो दीज आर द थिंग्स वी हैव सीन। उसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझाई थी इन टर्म्स ऑफ माय ग्रोथ मॉडल। इंसेक्ट का मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था जहां पे आप देखते हो कि मॉनसून सीजन में आपके इंसेक्ट का नंबर काफी ज्यादा बढ़ जाता है एकदम से। क्यों बढ़ता है? बिकॉज यू हैव अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेज, यू हैव फेवरेबल कंडीशंस, इसलिए आपके एनिमल्स ग्रो करते हैं रैपिडली। लेकिन जब वो रैपिडली ग्रो करते हैं एक टाइम के बाद दे विल स्टार्ट कमिंग डाउन एज वेल। एक टाइम के बाद जब कंडीशंस चेंज हो जाएगी द पॉपुलेशन इज गोइंग टू क्रैश। आपकी पॉपुलेशन वहां पे बहुत जोर से आपके नीचे आएगी एंड दैट काइंड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज माय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो यहाँ पे इंसेक्ट का ग्रोथ आपका मिलेगा एक्सपोनेंशियली, एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर आपका हो रहा है वो आपका तभी होगा व्हेन यू हैव ऑल द रिसोर्सेज एंड यू हैव अ फेवरेबल कंडीशंस। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद व्हाट वी हैव सीन इन नेचर कि पॉपुलेशन आपका ड्रास्टिकली नीचे भी आता है। सबसे बड़ी एग्जांपल आपको जानते हो दैट यू हैव अ इंसेक्ट और सम काइंड ऑफ लाइक एम्फीबियन जो मॉनसून में ही आपको ज्यादा मिलेगा, उसके बाद आपको पॉपुलेशन गुड एग्जांपल हो गया, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि आपके सामने यहाँ पे इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है आपके यहाँ पे लोकस्ट। आपको शायद ये बात मालूम होगी, लोकस्ट एक आपका ऐसा इंसेक्ट है जो काफी डैमेज करता है क्रॉप्स को। हर साल एक बहुत बड़े अमाउंट में आपके जो क्रॉप्स होते हैं वो आपके यहाँ पे डैमेज किए जाते हैं बाय द लोकस्ट। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यू हैव अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हैपनिंग ओवर हियर। यहाँ पे आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको यहाँ पे होते हुए मिल रही है। सो यू कैन सी द ग्राफ, you have a population size over here and you have a time, और यहाँ पे आपको ग्रोथ आपको एक्सपोनेंशियली होते हुए आपको यहाँ मिल रही है। अब ये जो आपको यहाँ पे कर्व मिल रहा है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जे शेप कर्व। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जे शेप्ड कर्व। ठीक है, दूसरी चीज याद रखनी है, इसको हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दिस इज अ ग्राफ ऑफ माय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अभी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपके यहाँ पे हो रही है आपको एग्जांपल याद रखना है। एग्जांपल आपका हमेशा यहाँ पे रहेगा, इंसेक्ट एक बढ़िया एग्जांपल है जो आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगा कि पॉपुलेशन एकदम आपके यहाँ पे बढ़ रहा है एंड देन यू विल फाइंड व्हेन अ कंडीशन चेंजेस इट विल क्रैश। जैसे आपकी कंडीशन चेंज होती है तो पॉपुलेशन विल आल्सो कम डाउन एज वेल। पूरे टाइम वो हाई नहीं रहेगा। कभी नोटिस करना पूरे टाइम आपके इंसेक्ट का नंबर हाई नहीं होता। जैसे ही मानसून गया द इंसेक्ट पॉपुलेशन विल स्टार्ट कमिंग डाउन। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हर एक आपके ग्रोथ का या हर एक कर्व का यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा? तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे लगेगा दैट इज गोइंग टू बी योर dn by dt is equal to rn. Good evening Akshay, good evening. So dn by dt is equal to rn is your formula. अब आर यहाँ पे क्या, अगर आपको याद हो पिछली क्लास मेरी तो आपको याद होगा कि जो मेरा स्मॉल आर है वो यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर इज गोइंग टू बी माय ग्रोथ रेट। स्मॉल आर इज गोइंग टू बी योर ग्रोथ रेट। ठीक है, और जो एन मेरा यहाँ पे कैपिटल होगा दैट इज गोइंग टू बी अ इनिशियल पॉपुलेशन। सो दैट इज गोइंग टू बी अ इनिशियल पॉपुलेशन। दैट इज योर इनिशियल पॉपुलेशन। और तुम यहाँ पे ऐड रख सकते हो एज अ जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, जो वहां पे पॉपुलेशन आपकी है उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कैपिटल एन। सो ग्रोथ रेट अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, सो ग्रोथ रेट को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते थे। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ द ग्रोथ रेट, सो ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज्ड टू माइनस बर्थ रेट माइनस डेथ रेट।
याद आ रही है वाली बात, ये चीज हम कुछ करा करते थे, सर वी यूज्ड टू डू द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट हम यहाँ पे करते थे, और उसके बाद हमारे मिलता था हमारे यहाँ पे वैल्यू, देन वी यूज्ड टू गेट अ वैल्यू ऑफ माय ग्रोथ रेट। सो मुझे यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलता था, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू गेट। तो वैसे ही आपको एक पॉपुलेशन में जाना पड़ेगा। अगर आप समझो एक इंसेक्ट की पॉपुलेशन को अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो आप पता लगाओगे पहले कि वहां पे आपका ग्रोथ रेट क्या है। यू विल इनिशियली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्रोथ रेट। एक बार आपको ग्रोथ रेट मिल गया, अब आप पता लगा सकते हो कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद इसी नंबर के ऊपर आपका कितना ग्रोथ होते हुए आपको मिल जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्मॉल आर ऑलवेज स्टैंड्स फॉर माय ग्रोथ रेट। ठीक है, सो ये फॉर्मूला रखना dn by dt इक्वल टू rn। सो डेरिवेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है। और याद रखना एक और बात कि जब भी आप इकोलॉजी पढ़ते हो हायर लेवल पे ना, तो उसमें मैथमेटिक्स आता है। इकोलॉजी एक ऐसी चीज है, ऐसी ब्रांच है जिसमें मैथमेटिक्स काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि अगर आपको एज अ फील्ड बायोलॉजिस्ट अगर आपको कुछ इकोलॉजी में नया डिस्कवर करना है, तो उसके लिए आपको वहां पे मैथमेटिक्स चाहिए। यू नीड टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, सो dn by dt इज इक्वल टू r इंटू n, आपको यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। अब इसको अगर हम इंटीजर फॉर्म में अगर हम यहाँ पे देखें, सो यू विल फाइंड द फॉर्मूला कैन बी चेंज इनटू nt इज इक्वल टू n0 e raised to rt। ये भी आपको एक फॉर्मूला, इट्स द सेम फॉर्मूला फॉर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बट इन इंटीजर फॉर्म। सो वी कैन डिराइव द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, और वो आपका यहाँ पे हो जाएगा nt इज इक्वल टू n0 e raised to rt। e आपका है यहाँ पे बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। सो e आपका यहाँ पे होगा बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जिसका वैल्यू आपका यहाँ पे रहेगा 2.7 समथिंग। ओके, r आपका वही रहेगा, r इज माय ग्रोथ रेट, n0 इज माय पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, मतलब इनिशियल आपकी पॉपुलेशन वहां पे क्या आती है 0 टाइम पे, एंड nt जो आपको यहाँ पे फाइंड करना है एक सर्टेन टाइम के बाद कितनी पॉपुलेशन आपके यहाँ पे बन जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर माय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए मेरा ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, दीज आर ओनली फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। आपको याद रखना है कि जो मेरा कर्व है ना यहाँ पे, ये कर्व का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, और वो एग्जाम्पल किस तरीके से यहाँ पे बना। आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो इसलिए रही है बिकॉज यू हैव ऑल द रिसोर्सेज। और ये भी याद रखना है ये पॉपुलेशन हाई बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहता, आफ्टर सम टाइम द पॉपुलेशन इज गोइंग टू क्रैश, आफ्टर सम टाइम द पॉपुलेशन इज गोइंग टू क्रैश। ठीक है, क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। यस सर। देन यू हैव अ रैबिट ओवर हियर। अब रैबिट वाली कहानी आप सबको आई होप याद आ रही होगी, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर लॉजिस्टिक ग्रोथ वाली बात। पीछे आ जाते हम लोग यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या बात किया था, दैट एक गार्डन है आपके पास, गार्डन में आप मैक्सिमम रख सकते हो अपने पास अपने 50 रैबिट्स, इतनी है उसकी वहां पे कैपेसिटी। क्या है उसकी? कैरिंग कैपेसिटी। सो कैरिंग कैपेसिटी गार्डन की यहाँ पे 50 रैबिट की, आपने पहले 2 रखे, 2 के 4 हुए, 8 हुए, 16 हुए, 30 हुए, 40 हुए, फिर 50 हुए। तो याद रखना है कि आपका 50 के बियॉन्ड आपका नंबर कभी भी जाएगा नहीं, 50 के बियॉन्ड आपका नंबर जाएगा नहीं। 50 होने के बाद अगर रैबिट कुछ नए बेबीज बनाता भी है ना, तो भी वो बेबीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी आपके 50 रैबिट की है। इसी तरीके से एक फॉरेस्ट के अंदर हर एक एनिमल की कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसके बियॉन्ड नंबर नहीं जाता। समझे एक आपका फॉरेस्ट है, वहां पे आपको सिर्फ 200 डियर ही मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर आपका नंबर बढ़ जाएगा एंड यू विल फाइंड कि वो डियर अब आपका 400 हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज कई सारे रीजंस होते हैं, रिसोर्सेज आपके यहाँ पे कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, कंपटीशन वहां पे आपका हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका पॉपुलेशन एक लेवल के बियॉन्ड नहीं जाता। ये जो ग्रोथ हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज ए लॉजिस्टिक ग्रोथ। दिस ग्रोथ विच आई एम लुकिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज कॉल्ड एज माई लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ को अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो इसका जो कर्व आपको मिलेगा, you will have a sigmoidal curve. You will have sigmoid curve. Sigmoid curve आपने इवन पढ़ा है आपके प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर वाले चैप्टर के अंदर, आपने ये टर्म देखा है सिग्मोइडल कर्व, और आप वो चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, नाउ यू हैव अ लुक एट दिस रैबिट एंड यू कैन सी द लॉजिस्टिक ग्रोथ का यहाँ पे कर्व। अब जब आप यहाँ पे इसका ग्राफ देखते हो यहाँ पे, तो इनिशियली यू हैव अ स्लो ग्रोथ, इनिशियली आपका यहाँ पे स्लो ग्रोथ है, इसको हम बोलते हैं एज अ लैग फेज। इनिशियली यू विल हैव अ लैग फेज, दैट इज गोइंग टू बी इनिशियल आपका ग्रोथ यहाँ पे आपका स्लो हो रहा है, एंड देन सडनली आपका यहाँ पे नंबर आपका बढ़ेगा, फिर देन यू विल हैव दिस फेज ओवर हियर जहां पे आपका ग्रोथ आपका काफी रैपिडली आपका यहाँ पे हो रहा है। दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एक्सपोनेंशियल फेज, इसको हम इवन कहते हैं लॉग फेज, जहां पे आपका ग्रोथ बहुत जोरों से हो रहा है, काफी तेजी से हो रहा है आपका यहाँ पे, राइट।
एंड देन यू हैव द लास्ट फेज जहां पे आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। आपका पॉपुलेशन यहाँ पे आके स्टेबलाइज हो गया। तो स्टेबलाइज हुआ क्यों? बिकॉज हर एक इकोसिस्टम की होती है आपकी एक कैरिंग कैपेसिटी, वो उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। अगर चला भी गया तो तुरंत उसके नीचे वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जाके आपका पॉपुलेशन आप यहाँ पे होके स्टेबलाइज हुआ। तो यहाँ पे आके मेरा पॉपुलेशन यहाँ पे मेरा स्टेबलाइज हो गया। सो ओवर हियर माय पॉपुलेशन बिकम स्टेबलाइज। अब मेरा अगर पॉपुलेशन यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है, दैट मीन्स मेरा जो नंबर है रैबिट का वो यहाँ तक पहुंच चुका है। आप ऐसे इमेजिन करो कि मेरा नंबर यहाँ पे रैबिट का 2-4 था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा, और जैसे वो 50 के पास में आने लगा, जैसे यहाँ पे 40 पे आ गया, जैसे वो 50 के पास आया तो उसकी ग्रोथ कम हो गई, एंड देन इट विल स्टेबलाइज, क्योंकि अब आप यहाँ पे नंबर पहुंच चुका है मैक्सिमम। सो आपका नंबर आपका अराउंड 50 इतना आप यहाँ पे पहुंच चुका है। सो नाउ इट विल नॉट गो बियॉन्ड दैट, ये इसके बियॉन्ड वहां पे नहीं जाएगा। तो याद रखना, कैरिंग कैपेसिटी क्या करता है ना, वो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करता है। कैरिंग कैपेसिटी हर एक इकोसिस्टम की होती है, चाहे आप एक्वेटिक ले लो या टेरेस्ट्रियल ले लो। अगर एक मैं पॉन्ड की भी बात करूं उसकी भी कैरिंग कैपेसिटी होगी, एक फॉरेस्ट की बात करूं तो उसकी भी वहां पे कैरिंग कैपेसिटी होगी। उसके बियॉन्ड आपको ग्रोथ होते हुए मिलेगा नहीं। एंड दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज माय लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये है मेरा यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ, और ये आपको नेचर में बहुत इजीली देखने के लिए मिल जाता है। आप टाइगर की बात करो, एलिफेंट की बात करो, फ्लैमिंगो की बात करो, लेपर्ड की बात करो, सब फॉरेस्ट में रह रहे हैं, एंड ऑल ऑफ देम विल हैव दिस लॉजिस्टिक ग्रोथ। उनके पॉपुलेशन का लॉजिस्टिक ग्रोथ आपको वहां पे मिलेगा। द पॉपुलेशन विल नॉट गो बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी, ये आपका लिमिट है, इसके बियॉन्ड वो जाएगा नहीं। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Right? So over here the formula is going to be dn by dt is equal to k minus n upon k। अब सवाल यहाँ पे आ जाता है कि सर ये k क्या है यहाँ पे? सो k आपका यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है। सिंपल, द k over here stands for my carrying capacity। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर माय लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला। तो अगर कभी आपको नीट में सवाल आ जाए, नीट में आपसे बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाए, और अगर वहां पे उन्होंने मेंशन किया कैरिंग कैपेसिटी, अगर वहां पे उन्होंने वहां पे फॉर्मूला मेंशन किया, मतलब उन्होंने अगर आपका नंबर मेंशन किया हुआ है, पॉपुलेशन का नंबर मेंशन किया हुआ है वहां पे, देन आप वो फॉर्मूला में लगा के अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल हो जाएगा। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जनरली नहीं आते, बट अगर कभी आ गया तो आपको वो सारी चीजें हाथ में पकड़ा के देंगे। दे विल गिव यू द वैल्यू ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, they will give you the value of population जो initially था, और then you can take out your answer over here। ठीक है, n is always going to be a population, initial population, या आप बोल सकते हो as a population as well। this is going to be a population, is going to be initial population, right? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। so this is one thing you have to know over here, right? you can see the formula in this। आप यहाँ पे अपना फॉर्मूला देख सकते हो। यही दो फॉर्मूला बेटा, इतने ही आपको याद रखना है। एक बार फिर बता रहा हूँ, जनरली न्यूमेरिकल्स में से नहीं आते, बट फॉर्मूला बड़ा आसान है। आई हैव मिस्ड आउट वन थिंग, इज इक्वल टू आर एन आपका यहाँ पे आएगा, आर एन इंटू के माइनस एन अपॉन के, सॉरी। सो you'll have आर एन, डी एन बाई डी टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला इन दिस। सो आर यहाँ पे क्या रहेगा, आर आपका यहाँ पे जो रहेगा, आर इज गोइंग टू बी योर ग्रोथ रेट। आर आपका यहाँ पे बन जाएगा आपका यहाँ पे ग्रोथ रेट। ठीक है, so this is something you will find in this। n तो आपका वहां पे वही रहेगा, the n is going to be your population only, so n is going to be population in this, and this is the formula for my logistic growth। वेल्डहर्स्ट पर्ल ने ये आपका फॉर्मूला दिया था लॉजिस्टिक ग्रोथ का, तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फॉर्मूला आपके सामने रखा था। अब आप यहाँ पे एक चीज सोच सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है दैट यू ऑलवेज हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज। सो कैरिंग कैपेसिटी आपको यहाँ पे बता रहा है दैट यू विल ऑलवेज हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑन द इकोसिस्टम। ये तो होता ही है, चलो ये बात तो आपकी है कि आपके रिसोर्सेज आपके यहाँ पे लिमिटेड है, बट उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है दैट यू ऑल्सो हैव कंपटीशन विच इज हैपनिंग इन द पॉपुलेशन। कंपटीशन आपका यहाँ पे हो रहा है, राइट? यू हैव योर लिमिटेड रिसोर्सेज, you will find the animals are dying, death आपकी यहाँ पे हो रही है because of number of reasons। so mortality आपकी यहाँ पे because of number of reasons, वहाँ पे predation की वजह से कोई एनिमल आके खा रहा है तो उसके वजह से उसके वहाँ पे डेथ हो रही है। ओके, so all these things actually control the population।
कंपटीशन, लिमिटेड रिसोर्सेज और जो नेचुरल जो डेथ हो रही होती है एनिमल की वहां पे, ये सब चीजें कंट्रोल करती है एक पॉपुलेशन को एक नंबर से बियॉन्ड जाने के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, a population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase followed by a phase of acceleration, फिर आपका एकदम से फेज आपका होता है acceleration वाला, and then deceleration and finally a asymptotic condition। अब asymptotic condition जो आपके यहाँ पे होती है, that actually इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि now your population is equal to the carrying capacity। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये जो कंडीशन है मेरे यहाँ पे asymptotic जो यहाँ पे लिखा हुआ है, that actually means कि मेरा यहाँ पे जो मेरा पॉपुलेशन था n becomes equal to or closer to equal to my carrying capacity। ये चीज आपको मिलती है, दैट मीन्स कि आपका पॉपुलेशन आपका यहाँ पे स्टेबलाइज हो चुका है। मतलब जो मेरा पॉपुलेशन वहां पे होगा वो ऑलमोस्ट मेरा इक्वल आ जाएगा मेरी कैरिंग कैपेसिटी के साथ, ऑलमोस्ट, एंड दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ओवर देयर। तो यहाँ पे मेरा पॉपुलेशन यहाँ पे मेरा हो जाएगा यहाँ पे स्टेबल। So plot of n in relation to time can be curved as a given as a sigmoidal curve की तरह इसको हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि आपके यहाँ पे 3 डिमार्केशन आपके यहाँ पे क्या आता है, you have a lag phase, you have a log phase, you have a जहाँ पे आपका acceleration आपके यहाँ पे हो रहा है, and then you have a phase where you get yourself stabilized। तो ये चीजें आपको रखनी है इसके अंदर याद। क्या ये वाला ग्रोथ आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, yes, sir. हैंड रेस करो इसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, इनमें से कौन सा एक एट्रीब्यूट नहीं है पॉपुलेशन का? विच ऑफ देम इज नॉट अ एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन? चार टर्म आपके सामने, हमने पॉपुलेशन अभी पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर, इनमें से कौन सा टर्म है जो हमने वहां पे देखा ही नहीं था जब हम पढ़ रहे थे? बताइए सिद्रा, क्या होगा इसका आंसर? Sir, A. जसनूर, क्या लग रहा है आपको? Sir, D option, species interaction. ओके, अक्षरा आपको क्या लग रहा है? फोर्थ ऑप्शन। एंड नम्रता आपको? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। ये स्पीशीज इंटरेक्शन आपके यहाँ पे नहीं आता बेटा, स्पीशीज इंटरेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन। बाकी सारी चीजें आपके यहाँ पे आ रही है। सेक्स रेशियो भी हमने वहां पे देखा था, नेटैलिटी भी हमने वहां पे देखा था, वी हैव आल्सो सीन द मोर्टेलिटी, बट ऑप्शन डी इज समथिंग व्हिच वी हैवंट सीन ओवर देयर। ठीक है, नेटैलिटी रेफर्स टू, इसको आप अनम्यूट करके वैसे ही मुझे आंसर दे सकते हो, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? नंबर ऑफ बर्थ गिवन इन ए पीरियड। एबीसीडी बताओ, एबीसीडी बताओ। D. बर्थ रेट। सेकंड Right. ऑप्शन। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, बर्थ रेट। सो बर्थ रेट कैन बी इन अ वेरी सिंपल टर्म्स कैन बी कॉल्ड एज नेटैलिटी। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, ऐसे सवाल को करने के लिए आपको 30 सेकंड्स भी नहीं लगाना है, करके आपको आगे बढ़ना है। देन सो दिस इज अ क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन वी हैव डन इन द लास्ट क्लास। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, नहीं ये हमने क्वेश्चन नहीं किया था। रेज योर हैंड टू आंसर दिस। पढ़ लो आराम से, हमने एज पिरामिड पढ़ा था, याद है ना आप सबको? हमने एज पिरामिड हमारे पढ़े थे पिछले क्लास में। सो नाउ रीड द क्वेश्चन thoroughly and see the options and tell me the correct answer. In a growing population of the country, you have these 4 statement. याद रखना, कंट्री में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। अब पिरामिड को याद करो, द पिरामिड विच वी हैव डन। क्या लग रहा है अक्षरा इसका आंसर? सर फर्स्ट ऑप्शन। पल्लवी आपको क्या लग रहा है? काजल Option A, sir. एंड तमनप्रीत? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपको लग रहा है? यस। In a growing population of a country, pre-reproductive individuals are more than the reproductive individuals. ये बात आपके यहाँ पे सही है। आपका जो, आपको याद है हमने जो सबसे नीचे जो आपका बेस होता है दैट इज माय प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, वहां पे ये नंबर हमेशा ज्यादा रहेगा मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। ये चीज हम कर चुके, आई होप सबको याद होगा, वो आपका ट्रायंगुलर पिरामिड आपका बन गया था। सो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं होता, reproductive and pre-reproductive individuals are equal in only in the stable population। जब आपका पॉपुलेशन स्टेबल होता है तो वहां पे आपको ये दोनों नंबर रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर वुड बी इक्वल ओवर देयर।
तो ये आपका आंसर कभी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पिरामिड आपको क्लियरली मालूम होने चाहिए बेटा आप सबको, दिस समथिंग विच इज वेरी सिंपल। हैंड रेज करिए, बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, कौन सा पिरामिड आपको यहाँ पे दिख रही है, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड इट इज गोइंग टू बी। बताइए बताइए सिद्रा, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको। सर ऑप्शन थर्ड। राइट, महेश। सी ऑप्शन। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर, यस, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। आपका पॉपुलेशन आपके यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ कर्व, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ पिरामिड जहाँ पे इट इज अर्न शेप्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस गोइंग टू बी अर्न शेप्ड पिरामिड। सो ये आपका अर्न शेप का पिरामिड आपका यहाँ पे, जहाँ पे आपका पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा बिकॉज वी हैव अ लेस नंबर ऑफ माय प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। तो हमने हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ हमने यहाँ पे हमारा देख लिया, वी हैव सीन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब हमारा एक नया टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं विच इज कॉल्ड एज माय लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। इसके कुछ एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल देके समझाऊंगा, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पंजाब वाले बच्चे जो हमारे साथ कुछ दिनों से ज्वाइन कर रहे हैं, सौरभ, पल्लवी, ईशा एंड जसनूर, क्या आपको क्लास की स्पीड ठीक लग रही है, आपको थोड़ा स्लो करना है क्लास? बिल्कुल ठीक है सर। क्या राइट, किसी को कुछ लग रहा है ऐसा तो प्लीज बता देना। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, इसके अंदर आप दो टर्म्स सीखते हो, इसके अंदर आप दो टर्म्स आप यहाँ पे समझते हो। एक होता है आपका यहाँ पे आर सिलेक्टेड स्पीशीज, ये आर एन नहीं है, ठीक है, इट इज माई आर सिलेक्टेड स्पीशीज। और एक आपका यहाँ पे होता है के सिलेक्टेड स्पीशीज, एक होता है आपका यहाँ पे के सिलेक्टेड स्पीशीज। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दूंगा। लेट मी टेक अ एग्जांपल ऑफ योर लेट्स से ग्रास ऑपर। ग्रास ऑपर मेरे लिए अच्छा एग्जांपल है। लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ माय ग्रास ऑपर। ग्रास ऑपर मालूम है सबको, इंसेक्ट होता है जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रास ऑपर को टिड्डा। टिड्डा बोलते हैं। वेरी गुड। सो ग्रास ऑपर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी इंसेक्ट व्हिच यू फाइंड ऑल द टाइम, आपके घर के आसपास आपको मिलता है, मॉनसून में काफी मिलते हैं। सो जनरली इसके साथ होता क्या है कि ग्रास ऊपर जो आपका यहाँ पे ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, इट्स अ स्मॉल साइज इसका यहाँ पे रहता है। दैट्स वन थिंग यू कैन राइट ओवर कि इसका एक तो होता है आपका पास स्मॉल साइज। ग्रास हॉपर आपके ले करता है बहुत ज्यादा एग्स। आई होप ये बात आप जानते होंगे कि इंसेक्ट आपके एक दो एग ले नहीं करते हैं, ये 100,000 एग ले करते हैं, ठीक है। यस तो दे विल ले, हाँ, दे आर गोइंग टू ले लार्ज नंबर ऑफ एग, दे आर गोइंग टू ले लार्ज नंबर ऑफ एग्स। अब ग्रास हॉपर अगर मैंने लार्ज नंबर ऑफ एग यहाँ पे ले कर रहा है, तो एक बात बताओ, क्या वो अपने बच्चों का ध्यान भी रखता है? क्या वो हर एक एग जो बाहर उसमें से निकलता है टिड्डा, उसे क्या वो अपने हाथों से खिला रहा होता है, उसका ध्यान रख रहा होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नो सर। नहीं होता, नहीं होता। सो दैट मीन्स यू हैव नो पेरेंटल केयर, यू विल हैव नो पेरेंटल केयर यहाँ पे। तो पेरेंटल केयर तो मुझे यहाँ पे मिलने से रही। सो यहाँ पे जो आपके एग जो अगर आप ज्यादा लेकर रहे हो तो आप यहाँ पे पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं करोगे, यू विल नॉट प्रोवाइड एनी अमाउंट ऑफ पेरेंटल केयर, ठीक है। लाइफ स्पैन कितना होता है इसका? छोटा सा होता है। सो यू हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन, दे विल हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। सो बहुत लंबी उम्र तो नहीं होती ना ग्रास हॉपर की, ऐसा नहीं कि 4-4 साल तक जी रहा है वो, 10-12 दिन जीता है वो, राइट। सो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। सो दे विल हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन ओवर देयर। अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ और भी चीजों को इसके बारे में। अगर एक बात आप हमेशा याद रखना कि अगर कोई एनिमल है जो बहुत ज्यादा एग ले कर रहा है, वो कभी भी आपकी पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं करेगा। इट विल नेवर बी एबल टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर आप समझ रहे हो कि बच्चे को रेस करना, उसे पालना, बड़ा करना, उसका ध्यान रखना इनिशियल स्टेज पे, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। आपने एग ले कर दिए और एग ले करके आप वहां से निकल गए। अब आप एक और चीज यहाँ पे समझो, पेरेंटल केयर क्योंकि यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जा रही है, इसलिए आप थाउजेंड्स ऑफ एग आप यहाँ पे डाल रहे हो। आप समझो इस बात को, क्योंकि आपका यहाँ पे पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, इसलिए आपने नेचर में 1000 एग छोड़ दी और आप निकल गए वहां से। तो इससे होगा क्या 1000 में से आप जानते हो 1000 के 1000 तो बड़े नहीं हो पाएंगे। 1000 में से शायद आपके 50 होंगे आपके वहां से ग्रॉस हॉपर जो अपने एडल्टहुड तक पहुंच पाए।
बाकी जो अपने 950 आपके यहाँ पे होंगे दे विल एंड अप डाइंग, किसी को कोई आके खा लेगा, किसी की डेथ वैसी हो जाएगी, कोई एग से हैच आउट होने के पहले ही मर जाएंगे। तो आप ये बात समझो कि कभी भी एनिमल किंगडम के अंदर अगर कोई एनिमल है जो बहुत ज्यादा एग ले कर रहा है तो वो फिर पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं करता। ग्रास हॉपर हो गया, फ्रॉग देख लो आप, फ्रॉग थोड़ी पेरेंटल केयर प्रोवाइड करता है, वो एग ले करके निकल जाता है, फिर वहां पे टैडपोल ग्रो करते हैं, खुद से बड़े होते निकल जाते हैं, सिंपल। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ माई सी टर्टल। सी टर्टल थोड़ा सा अलग एग्जाम, बट इसमें अगर आप देखोगे तो वो एग ले करता है निकल जाता है, फिर जब वो एग ले करता है सी टर्टल तो उसके कुछ 100-120 एग्स वो ले करता है, राइट। एग में से बेबीज हैच आउट होते हैं और अपना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपने आप। सो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है दैट व्हेन यू ले अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स देयर विल बी नो पेरेंटल केयर, कर भी नहीं सकते आप, ठीक है। तो एक बात आपको यहाँ पे ऐड करनी, दिस इज समथिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। और ये सेंस भी करती है बात, ये बात हर एक तरीके से आपके यहाँ पे सेंस भी करती है, राइट। क्या इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. क्या एक और पॉइंट यहाँ पे रखना, दे अटेंड एडल्टहुड अर्ली, सो दे विल अटेंड reproductive age early. They will attend the reproductive age early. तो इनका reproductive age जो लोग अटेंड करेंगे वो काफी जल्दी हो जाएगा, so that will be happening quite early over here. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, that they will attend the reproductive age quite early. अर्ली मतलब कि ऐसा नहीं, जैसे हमारे बात कर लो, हम ह्यूमंस के अंदर एक इंडिविजुअल reproductively active होता है once he becomes 18, 21, 20 at this age he becomes reproductively active, right? Puberty ही 13-14 के अंदर आती है, right? Boys की आती है 16-17 तक। So you understand this thing that reproductive activeness बहुत लेट आती है। अगर मैं एलिफेंट्स की बात करूँ तो एलिफेंट्स भी आपके reproductively active आपके होते हैं 5 साल की एज के अंदर। Once they attain 5 years of age, then they become reproductively active. Okay? Then they are good enough to undertake the reproduction. But यहाँ पे ये सब जल्दी हो जाएगा। और ये जल्दी क्यों हो रहा है? बिकॉज दे हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन। याद रखना, बिकॉज दे हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन, इसलिए वो काफी जल्दी मैच्योर हो जाएंगे और वो अपना रिप्रोड्यूस करना वहां पे चालू करेंगे। एंड दे रिप्रोड्यूस ओनली वंस, दे रिप्रोड्यूस ओनली वंस। एक ही इनको चांस मिलता है। आप ये भी समझो, क्योंकि इनको एक ही चांस यहाँ पे मिल रहा है तो इसलिए वो एक ही टाइम में बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग छोड़ के वहां से जा रहे हैं। So they only get one chance to reproduce and that is why they are laying so much number of eggs. ऐसी स्पीशीज को जिसके अंदर आपको ये सारे कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं, such species are called as my R selected species. ऐसी स्पीशीज को हम यहाँ पे बोलेंगे as a R selected species. Such species are called as my R selected species. तो जब भी मैं आपको आर सिलेक्टेड स्पीशीज के एग्जांपल दूं तो आपको पता लगना चाहिए कि एग्जांपल वो सही है भी या नहीं। ग्रास हॉपर, इंसेक्ट्स, योर सम फिशेस, फ्रॉग्स आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ माय आर सिलेक्टेड स्पीशीज। फिश भी बड़ी एग्जांपल है, फिश भी अपने एग ले करती निकल जाती है, राइट। उसे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली, उसे एग ले करने की मल्टीपल चांसेस उसे नहीं मिले, उसे रिप्रोड्यूस करने के मल्टीपल चांसेस फ्यूचर में नहीं मिलने वाले। वो एक बार में एग ले करेगी एंड देन इट विल डाई, ठीक है। आप कह सकते हो कि सर इसमें कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे, हाँ कुछ एक्सेप्शंस आपको मिल सकते हैं। कुछ फिश होती है जिनको मौके मिलते हैं, 2-3 मौके मिलते हैं, बट स्टिल द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी दे हैव टू ऐड द ऑफस्प्रिंग आर गोइंग टू बी लेस कंपेयर टू एलिफेंट, कंपेयर टू योर बर्ड्स। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? yes, तो ये लॉजिक याद रखना है यहाँ पे, दैट लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आप यहाँ पे लगा रहे हो, आप छोड़ रहे हो नेचर में, तो आप पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं करोगे। और आप ये क्यों करो? बिकॉज यू आर ओनली हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड यू विल ओनली गेट वन चांस टू रिप्रोड्यूस एंड दैट इज व्हाई यू आर डूइंग दिस। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में क्लियर रखनी है। सिमिलरली यू विल हैव अ केस सिलेक्टेड स्पीशीज। जैसे हमने यहाँ पे आर की बात की, वैसे हम यहाँ पे केस सिलेक्टेड स्पीशीज की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। केस सिलेक्टेड स्पीशीज, अब जब मैं केस सिलेक्टेड स्पीशीज की यहाँ पे बात करूंगा, so they generally have a large size. छोटे छोटे एनिमल्स नहीं होते, they are going to be of large size, they do have a large size, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एलिफेंट ले लो,
एक एग्जांपल को लेकर हम यहाँ पे समझते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एलिफेंट, सो दे विल हैव अ लार्ज साइज। अब एलिफेंट जो आपका यहाँ पे होता है, क्या वो पेरेंटल केयर शो करता है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बिल्कुल करेगा पेरेंटल केयर आपके यहाँ पे शो, एंड इट विल ओनली हैव फ्यू ऑफस्प्रिंग, दे विल ऑलवेज हैव अ फ्यू ऑफस्प्रिंग। आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके फ्यू ऑफस्प्रिंग, सो दे विल हैव ओनली फ्यू ऑफस्प्रिंग एंड दे विल शो द पेरेंटल केयर, दे विल शो द पेरेंटल केयर। मैं कोई बर्ड का भी एग्जांपल लूंगा ना, वो भी आपके यहाँ पे बैठ जाएगा। इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ अ वल्चर और अ क्रो, वो लोग भी पेरेंटल केयर शो करते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ माय केस सिलेक्टेड स्पीशीज। और इसमें क्या चीज आपकी यहाँ पे आ सकती है? दे हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन, दे विल हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। इनका लाइफ स्पैन काफी लंबा होता है। अगर मैं एलिफेंट की बात करूँ तो 70 साल तक जीते हैं। अगर मैं लॉयन की बात करूँ तब भी वो आपका 15 साल जी ले, राइट? हाँ जी जसनूर, बताइए क्या सवाल है आपका? सर अगर एलिफेंट का लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है तो ये रिप्रोड्यूस अर्ली क्यों कर जाते हैं? अर्ली नहीं कर रहे ना, वो रिप्रोड्यूस ये लेट ही करेंगे। मतलब एलिफेंट बॉर्न होने के बाद 5 साल लगाता है, लाइक एटलीस्ट इट विल टेक 5 years टू बिकम एडल्ट एंड देन इट बिकम्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। तो इसमें अर्ली नहीं होगा। केस सिलेक्टेड स्पीशी अर्ली मैच्योर नहीं होती, चाहे वो मैमल हो या बर्ड हो। बेबी बर्ड भी जब निकलता है, बॉर्न होता है, तो एकदम से रिप्रोड्यूस नहीं करता। इट विल ग्रो, इट विल बिकम अ बर्ड ऑफ 1 साल का 2 साल का जब वो बन जाएगा, देन इट विल रिप्रोड्यूस। तो अर्ली नहीं होता। 5 साल इज नॉट अर्ली, 5 साल इज क्वाइट लेट। आप ये भी सोचो कि 5 साल के बाद एडल्ट होने का मतलब भी इसका ये होता है यहाँ पे दैट आपको उतने टाइम तो सरवाइव करना है, तब जाके आप ऑफस्प्रिंग दे पाओगे नेचर में। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न। और क्योंकि आपको सरवाइव करना होता है, इसलिए इनिशियल टाइम के लिए तो आपके पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं, आपके जो मदर एलिफेंट है वो आपका वहाँ पे ध्यान रखेगी। सो दैट इज द थिंग। याद रखना है यहाँ पे जसनूर, यहाँ पे यू डोंट हैव अर्ली मैच्योरेशन, राइट? मैच्योरेशन और रिप्रोडक्टिव एक्टिवनेस विल कम लेट। रिप्रोडक्टिव एक्टिवनेस, रिप्रोडक्टिव एक्टिवनेस कम्स लेट। ठीक है, अर्ली नहीं आती है, लेट आती है, राइट? तो आई होप ये आप समझ पाओगे। इट इज कंप्लीटली अपोजिट टू व्हाट यू फाइंड ओवर देयर। अब अगर हम एलिफेंट की बात करते हैं यहाँ पे, इट विल ऑल्सो हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। सो दे हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू रिप्रोड्यूस, दे हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज रिप्रोड्यूस। एक एलिफेंट अगर एक मदर एलिफेंट है, अगर मेल भी है, तो ऐसा नहीं कि उन्हें एक ही बार वो रिप्रोड्यूस करेंगे। एक बार मैच्योर हो गए तो हर साल रिप्रोड्यूस कर सकते। आई वोंट से हर साल, but after every 2 years they can reproduce, after every 3 years they can reproduce, so they will have multiple opportunities to add the offspring. तो इवन दो वो नंबर काफी कम दे रहे हैं, एट ए टाइम एक एलिफेंट से आपको एक ही बेबी मिलेगा, बट दे हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू ऐड द ऑफस्प्रिंग इन देयर होल लाइफ स्पैन। बहुत सारे उन्हें मौके मिलेंगे टू ऐड द ऑफस्प्रिंग इन देयर लाइफ स्पैन। समझ रहे हो इस बात को? तो आप समझो इस चीज को, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि नेचर में इस तरीके से चीजों को देखना होता है आपको, कि जो एनिमल कम बेबीज ले करता है या कोई बड़े कम एग ले कर रहा है, तो इट विल प्रोवाइड द पेरेंटल केयर। क्योंकि अगर वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड ना करे, आप सोचो अगर एक बर्ड होगा, अगर वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड ना करे, बेबी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चाहे वो टाइगर का भी अगर कब होगा ना, आप जानते हो अगर उसे पेरेंटल केयर ना मिले, इट विल डाई, इट विल एंड अप डाइंग ओवर देयर। सो दैट इज व्हाई पेरेंटल केयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर वो बंद हो गया देन द स्पीशीज विल गो एक्सटिंक्ट, सिंपल। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे आएगा अंडर द अम्ब्रेला ऑफ माय केस सिलेक्टेड स्पीशीज। लार्ज साइज, few offspring, they will provide parental care, longer lifespan, reproductive activeness comes late, and multiple opportunities to reproduce they will get. क्या इतने पॉइंट्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? Are these points clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, एंड these are the same thing which has been mentioned over there. इसमें जो नीचे वाला जो पॉइंट है इसको आप बिल्कुल इग्नोर करो, ये आपको इस लेवल पे नहीं सीखना है। What is my survivorship कब? ये NSB वाले बच्चे पढ़ेंगे, NSB वाले बच्चों को ये सेकेंड राउंड में आएगा, बट नॉट इन द फर्स्ट राउंड। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन इग्नोर राइट नाउ। बाकी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ, बाकी चीजें आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ओवर देयर। ठीक है, डेंसिटी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी अभी आप इसे इग्नोर कर दो यहाँ पे, इवन दैट टर्म यू कैन इग्नोर राइट नाउ, ये नीट के कॉन्टेक्स्ट में आपको नहीं आएगा।
You can clearly ignore this statements over here. इसको भी आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये देख सकते हो आपकी जो आर सिलेक्टेड होती है वहां पे यू हैव अनस्टेबल एनवायरनमेंट जनरली वहां पे होता है। आप देख लो ना, इंसेक्ट के लिए मॉनसून है, उतना ही टाइम है उसके पास, एक बार वो गया तो उसका एनवायरनमेंट उसके लिए फेवरेबल नहीं होता, तो उसके लिए वो स्टेबल अनस्टेबल एनवायरनमेंट में वो अपना सर्वाइव कर रहा होता है। सिमिलरली आपका के सिलेक्टेड के अंदर अगर बर्ड्स और मैमल्स की बात करें, दे लिव इन द स्टेबल एनवायरनमेंट, तो दैट इज व्हाई दैट इज आल्सो वन थिंग यू कैन नो ओवर हियर। तो इतनी चीजें आपको रखनी है इसके अंदर याद, एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन, राइट। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया, एंड वी हैव अंडरस्टूड माय आर एंड के सिलेक्टेड स्पीशीज। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन आपको ये सब याद रखना है बिकॉज क्वेश्चन आता है इसमें से। तो आपको लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का जो टॉपिक है, एक पैराग्राफ है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा हुआ, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। यू कैन फाइंड क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन दैम, पहले आ चुके हैं, अभी आगे भी आ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे अबाउट द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो चलिए डिस्कस करते हैं मेरे यहाँ पे व्हाट इज माय पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब आप एक बात याद रखना कि एक फॉरेस्ट में you have multiple species and multiple species are interacting with each other. एक फॉरेस्ट में you will always have, if you just go and see the forest, तो ऐसा तो होता नहीं है कि एक अलग अकेले स्पीशीज वहां पे रह रही होती है। You have multiple species, so multiple species living in a particular area and interacting, so you'll have a multiple species, or I can say you have a more than one species living in a particular area, living in an particular area and interacting among themselves, and interacting among themselves. is known as KA मतलब known as, is known as biotic community, is known as your biotic community. इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ बायोटिक कम्युनिटी। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे एग्जांपल आप समझो। यहाँ पे समझो एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर आपकी स्पैरोज है, या मैं कहूंगा लेट्स से आपका फॉरेस्ट है वहां पे, और फॉरेस्ट के अंदर यू हैव मंकीज ओवर देयर लिविंग, राइट। मंकीज आपके वहां पे फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स तो खा रहे हैं, उसके साथ फ्रूट को डिस्पर्स भी, उनके सीड को आप डिस्पर्स भी कर रहे हैं। तो जब वो फ्रूट्स को खा रहे हैं और वो फ्रूट्स के सीड्स को इधर से उधर कहीं भेज रहे हैं अलॉन्ग विद देयर देमसेल्फ, सो दैट इज आल्सो एक्चुअली हेल्पिंग टू मेक न्यू प्लांट्स इन द न्यू एरिया। उन प्लांट्स के ऊपर कोई दूसरा एनिमल वहां पे डिपेंड कर रहा होगा, राइट। जब किसी एनिमल की वहां पे डेथ होती है आपके फॉरेस्ट में, देन आपके माइक्रोब्स आके उसे डाइजेस्ट करते हैं। जब माइक्रोब्स आके उस एनिमल को डाइजेस्ट करेंगे तो उसके न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर आएंगे, और उसी सॉइल को इस्तेमाल करेंगे मैं वहां के प्लांट्स, एंड दोस प्लांट विल ग्रो ओवर देयर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यू आर फाइंडिंग यहाँ पे मल्टीपल स्पीशीज, और ये मल्टीपल स्पीशीज एक दूसरे के साथ यहाँ पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है। ऐसे कंडीशन को, ऐसे सेटअप को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बायोटिक कम्युनिटी, व्हेन यू हैव मोर देन वन स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्फ, राइट। और इन सबका इंटरेक्शन एक दूसरे पे काफी डिपेंडेंट है, काफी इंटरेक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। अगर वो ना हो देन पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और वही चीज हमें यहाँ पे समझनी है, वही चीज हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से हम इसे यहाँ पे समझेंगे, राइट। तो जैसे कि आपका मैंने एग्जाम्पल लेता, वही एग्जाम्पल आपके यहाँ पे देख रखा हुआ है। जैसे हम अगर यहाँ से उसे पढ़ें, even a plant species which makes its own food cannot survive alone. It needs soil microbes to break down the organic matter in the soil and return the inorganic nutrient for absorption. तो हर एक चीज वहां पे आपकी इंटरेक्टेड, हर एक चीज आपके यहाँ पे रिलेटेड है दूसरे के साथ। एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट? आप ये भी सोचो, प्लांट कैसे मैनेज करेगा आपका पॉलिनेशन बिना किसी एनिमल के, इंसेक्ट के? So everyone is very much correlated, or everyone is actually interconnected to each other, और सबका कुछ ना कुछ वहां पे आपका रिलेशन बन रहा है। It is obvious that in nature animals, plants and microbes cannot live in isolation, but interact in various ways to form biological community, जो मैंने आपको अभी बताया था। सिंपल है, आई होप ये आपको समझ आ रहा है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग यू कैन फाइंड। Yes, sir. Yes. Then you have
पॉपुलेशन इंटरेक्शन, अब ये हमें समझना है डिटेल में। इसके अंदर से आपके आते हैं क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें यहाँ पे समझना है। दिस इज अ टॉपिक विच यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ये टॉपिक समझने से पहले लाइक लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स। यहाँ पे यू हैव म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, ये सब आपके यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट विद माय प्रिडेशन। आप मुझे बताइए हैंड रेज करके दैट व्हाट आर द एग्जांपल्स आप मुझे दे सकते हो व्हेन इट कम्स टू प्रिडेशन। कौन से एग्जांपल आपके दिमाग में आते हैं जब आपके सामने ये टर्म आता है? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। सब प्रिडेशन मींस प्रीडेटर ना? बताइए जसनूर, बोलिए। सर पैरासाइट्स। वो तो अलग हो गया, वो तो पैरासिटिज्म हो गया ना अलग से, वो अलग हो गया, वो नहीं आएगा इसमें एग्जांपल। उन्हें क्या बताइए? लॉइन जब डियर का वो करेगा, प्रे करेगा, तो वो आएगा उसमें। इतना स्लोली क्यों बोल रहे हो? इतना स्लोली क्यों बोल रहे हो? सर मतलब जब लॉइन होगा ना, जब वो किसी उसको डियर का जब प्रे करेगा खाएगा, पकड़ के खाएगा, सिंपल सी बात है, Yes. राइट? It will kill the deer and it will eat that deer. So that's example. आप बताइए महेश, आपके दिमाग में क्या एग्जांपल आ रहा है प्रीडेशन का? Hunting mice. हंटिंग माइस। कौन हंट कर रहा है? हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। Wolf. वुल्फ, वुल्फ माइस खाएगा? कैट बोल देते बेटा, आउल बोल देते हैं, वुल्फ तो माइस नहीं खाएगा। Cat. बट राइट, हाँ दैट इज एग्जांपल ट्रू। तमनप्रीत आप बताओ, आपके दिमाग में क्या एग्जांपल आ रहा है? सर शार्क जो होती है वो भी तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनको हंट करती है। कौन से एनिमल्स को हंट करती है? अरे फिश बोल दे, फिश सिंपल एग्जांपल है, राइट? फिश एंड बाकी के आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स हो सकते हैं, मैमल्स हो, सील्स हो सकती है, पेंगुइन हो सकती है, उसको हंट करते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ माय प्रिडेशन। सो आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज माय प्रिडेशन। सिंपली एक एनिमल जाके दूसरे एनिमल को पकड़ के खा रहा है, ठीक है? तो वो जाके उसे पकड़ता है, मारता है और खा लेता है। दैट इज इन अ सिंपल टर्म्स दैट्स माय प्रिडेशन। बट अगर मैं बात करूं ना, तो इवन जब आपके पास एक गाय है and when this cow goes and eats the grass, अब जब ये गाय जाके घास को खा रही होती है ना, ये भी एक तरीके से इकोलॉजिकल तरीके से देखा जाए तो ये भी आपका प्रिडेशन ही आता है। So cow is moving forward and eating the grass. So this is also called as my predation. ठीक है? अगर मैं कहता हूं कि स्पैरो आ रही है, राइट? इफ आई एम सेइंग स्पैरो इज कमिंग, और ये स्पैरो आके सीड को खा रही है, स्पैरो आके आपकी खा रही है सीड को, so that can be also taken as example of my predation. बट हमारे जहन में यही आता है जनरली, हमारे जहन में वो एनिमल आके पकड़ के खा रहा है, चबा रहा है, दैट्स समथिंग व्हिच इज अ राइट एग्जांपल, बट दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय प्रिडेशन ओवर देयर। ठीक है, चलो, यू कैन सी गाय आप यहाँ पे देख पा रहे हो, घास खा रही है यहाँ पे। यू कैन सी लायन पीछे भाग रहा है, इम्पाला के पीछे भाग रहा है वो यहाँ पे, तो वो भी अपना खाना पकड़ के खा रहा है। सो दिस इज व्हाट प्रिडेशन एक्चुअली मीन्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखनी है सबने। When we think of a predator and a prey, most probably it's the tiger and a deer जो हमारे दिमाग में आता है, that readily comes in our mind. But sparrow eating a seed is no less a predator. Although animals eating plants are categorized separately as herbivores, they are in a broader ecological context not very different from predator. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, सिंपल है। यहाँ तक तो सब कुछ सिंपल है, हमने यहाँ पे देख लिया, राइट? अब Beside acting as a conduct for energy transfer across trophic level, देखो प्रिडेशन से यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप समझो इस बात को कि आपकी एनर्जी इस हर्बीवर में से जा रही है इस लायन के अंदर, या ग्रास में से ये जा रही है आपके यहाँ पे आपके काउ के अंदर। आपका होता क्या है, आपका सबसे पहले आपका आता है प्रोड्यूसर। याद रखना, आपके इकोसिस्टम में जो सबसे बेस में आपका आएगा, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब सारे प्लांट्स, प्रोड्यूसर मतलब सारे प्लांट्स। ठीक है, अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? हाउ डू दे मेक देयर ओन फूड? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाएंगे। अब ये जो उन्होंने वहां पे खाना बनाया है वो आपका कैसे जाता है आपके हर्बीवर्स के अंदर? सो बाय कंज्यूमिंग देम। सो जब मेरा हर्बीवर इसे आके यहाँ पे खाएगा, जब मेरी गाय आके खाएगी उसे, तभी तो उसके अंदर वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होगा।
सो गाय में यहाँ पे क्या है, गाय ओवर हियर इज माय प्राइमरी कंज्यूमर, दैट इज माय प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, अब गाय या डियर को आके कौन खाएगा, लायन या टाइगर आके खाएगा। Yes. लायन या टाइगर में जो मेरे यहाँ पे आएगा, दैट बिकम्स माय सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट्स माय सेकेंडरी कंज्यूमर। तो आप समझिए इस बात को, यहाँ पे होता क्या, आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होता है। जब भी आपका प्रिडेशन होता है तो आपका एनर्जी का ट्रांसफर आपके यहाँ पे हो रहा होता है। हर एक पिरामिड के अंदर, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे आपके यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस इज माय ट्रॉपिक लेवल, ये भी मेरा एक ट्रॉपिक लेवल है। ट्रॉपिक लेवल मतलब एक वो ग्रुप जो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो माई ट्रॉपिक, दैट्स माई फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दैट्स माई T1, T2, T3। वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, बट इसके अलावा एनर्जी का ट्रांसफर होने के अलावा आपके जो प्रेडेटर होते हैं वो आपके प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करते हैं। दे कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, दे एंश्योर दैट प्रे पॉपुलेशन आपका कंट्रोल में रहे। बट फॉर प्रेडेटर प्रे स्पीशीज could achieve a very high population densities and cause ecosystem instability। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूं। अगर आपके प्रे को अगर आप अपने प्रेडेटर को वहां से निकाल दो, देन व्हाट कैन हैपन, नाउ थिंक अबाउट दिस ओवर हियर। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। आप सोचो यहाँ पे कि एक फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट है आपके यहाँ पे, और फॉरेस्ट में आपके पास टाइगर थे और आपके पास वहां पे डियर थे, राइट। अगर आपने वहां से टाइगर को निकाल दिया, समझो अगर आपने वहां से टाइगर जो इतने हुए थे आपने उन्हें मार डाला और उनके स्किन को आपने मार्केट में बेच दिया। पता नहीं ये करा जाता है, पोचिंग की जाती है टाइगर के स्किन के लिए, right? तो ये आपने कर दिया, ये आपने सक्सेसफुली आपने कर दिया, टाइगर वहां से आपने निकाल दिया, नो टाइगर नाउ। आप मुझे बताओ फॉरेस्ट के अंदर अब वहां पे क्या चेंजेस आपके वहां पे आएंगे, व्हाट कैन हैपन ओवर देयर। सर अब डियर की large number पॉपुलेशन of बहुत deer. ज्यादा हो जाएगी और उसमें मतलब हमारी जो फूड चेन वो खराब हो जाएगी पूरी। ये तो बड़ा सिंपल हो गया। ठीक है, और कुछ सुनो मेरी बात, अगर मेरे टाइगर मैंने फॉरेस्ट से निकाल दिए तो पता है किसका नंबर यहाँ पे इंक्रीज होगा, सबसे पहले नंबर मेरा यहाँ पे इंक्रीज होगा, मेरे यहाँ पे डियर का। सर यही बोला था। अरे रुको तो सही, उससे आगे आप सोचो। अगर डियर का नंबर यहाँ पे इंक्रीज होगा तो उसके बाद क्या होगा, तुमने बोला कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। हाउ द इकोसिस्टम विल गेट डिस्टर्ब, रुक जाओ, हाउ द इकोसिस्टम विल गेट डिस्टर्ब, ये मुझे आप एक्सप्लेन करो। बताओ तो अनुप्रीत क्या कह रहे हो। सर जानवी बोल रही थी, क्या होंगे, सर जानवी बोल रही थी सर। अच्छा जानवी बोल रही थी, हाँ जानवी बताइए। सर वो जो डियर का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा ना तो ज्यादा ग्रासेस खाएंगे तो वहां से मतलब पूरे प्लांट्स वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी कर जाएगा। राइट, तो अगर मेरा डियर का पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ेगा देन व्हाट विल हैपन, द वेजिटेशन विल डिक्रीज, वेजिटेशन विल डिक्रीज, आपका प्लांट्स का पॉपुलेशन आपका वहां पे नीचे जाने लगेगा। अब आप सोचोगे अगर मेरा वहां पे वेजिटेशन नीचे गया सो दैट मीन्स कि उसके ऊपर जो डिपेंडेंट मेरे वहां पे बर्ड्स थे वो भी जाएंगे, तो मेरे प्लांट्स के डिपेंडेंट जो मेरे यहाँ पे बर्ड्स थे, सो द बर्ड्स विल ऑल्सो स्टार्ट डिक्लाइनिंग। वहां पे बर्ड्स की पॉपुलेशन वहां पे नीचे जा रही है। जो उसके ऊपर डिपेंडेंट इंसेक्ट थे, कई सारे इंसेक्ट्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, इनका पॉपुलेशन भी वहां पे नीचे जाएगा, राइट। अगर डियर का पॉपुलेशन बढ़ा तो जो छोटे मैमल्स होते हैं जो आपके प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उनका नंबर भी नीचे आएगा। सो अदर मैमल्स आल्सो विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग ओवर देयर, जो छोटे छोटे मैमल्स होते हैं आपके यहाँ पे, जैसे रैबिट हो गया, अदर मैमल्स विल आल्सो स्टार्ट डिक्लाइनिंग ओवर देयर। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे इकोसिस्टम कोलैप्स कर रहा है। सो याद रखना, दैट इज व्हाई you will always need a presence of a predator. There's always going to be a need of a predator in the population. हमेशा there's going to be a need of predator in the population. ठीक है, यहाँ पे आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। ये एनिमल कौन सा है जो आपके सामने यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे कौन सा एनिमल है ये? सील। सील तो नहीं है, सील नहीं है, ट्राई अच्छा था लेकिन सील नहीं है वो। लायन। लायन भी नहीं है, लायन बेटा लायन तो लगने का नहीं है कहीं से भी। वाटर लायन। वाटर लायन, ओके, वाटर माउस बोलते तब भी अच्छा लगता है। ठीक है, इट इज माई सी ऑटर। नहीं देखा होगा आपने कभी, ये सिर्फ टीवी पे दिखेगा, इंडिया में नहीं मिलता। इट इज माई सी ऑटर, ठीक है, बढ़िया।
सी ऑटर आपको मिलेगा पानी में घूमता हुआ, ये ओशन में रहता ही है। और ये सी ऑटर जो आपको हमें मिल रहा है, ये ऑटर एक ऐसे हैबिटेट में रहता है जिसके बारे में आपने सुना है। याद है आपने प्लांट किंगडम में एक पढ़ा था टर्म केल्प्स करके, ब्राउन एल्गे याद आ रहा होगा आपको। तो केल्प्स जो आपका होता है वो आपका 100 मीटर तक आपका स्प्रेड होता है, ये बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे स्प्रेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोरी सुनो, स्टोरी आपकी यहाँ पे ऐसी है कि ये जो केल्प्स है ना, ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको क्रैब्स मिलेंगे, फिशेस मिलेंगे जो यहाँ पे रहते हैं, एग ले करते हैं। सो जहाँ पे केल्प्स है वहां पे यू हैव अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ द फिशेस, राइट। अब इसी हैबिटेट में आपका रहता था सी ऑटर, और इसी हैबिटेट में आपका रहता था सी अर्चिन। अब आपको यहाँ पे याद रखना है, आपका जो सी अर्चिन होता है वो केल्प्स को खाता है। सी अर्चिन आपने पढ़ा होगा इन योर एनिमल किंगडम के अंदर ये टर्म। सो सी अर्चिन जो आपका यहाँ पे होता है, सी अर्चिन इज समवन हु इज गोइंग टू ईट द केल्प्स, ये केल्प्स को खाता है। और सी ऑटर खाता है सी अर्चिन को, सी ऑटर खाता है सी अर्चिन को। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने सी ऑटर को मारना चालू किया। क्यों मारना चालू किया? कि उसका फर काफी अच्छा था, आप देख सकते हो फर काफी अच्छा है उसका यहाँ पे। तो उन्होंने सी ऑटर को मारना चालू किया उसके फर के लिए। अब आप सोचो कि जैसे ही सी ऑटर का यहाँ पे नंबर गया, अब यहाँ पे क्या दिक्कत यहाँ पे आई होगी। सो एज सुन एज यू विल फाइंड कि सी ऑटर का नंबर यहाँ पे नीचे गया, जैसे ही आपका सी ऑटर का नंबर यहाँ पे नीचे गया, फायदा पता है किसको हुआ? फायदा हुआ सी अर्चिन को, क्योंकि जब तक सी ऑटर था तो सी अर्चिन का पॉपुलेशन मेंटेन रहता था। लेकिन जैसे ही सी ऑटर वहां से गायब हो गए, सी अर्चिन बोला कि चलिए अब तो कोई है नहीं हमें खाने वाला। सो नाउ दे विल फाइंड द नंबर ऑफ सी अर्चिन इज गोइंग टू इंक्रीज। अब आप सोचो कि अगर सी अर्चिन का नंबर यहाँ पे बढ़ने लगा तो नाउ दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ माई केल्प्स। सी अर्चिन विल स्टार्ट ईटिंग ऑल द केल्प्स, और इससे क्या होगा, आपका केल्प्स का नंबर यहाँ पे नीचे आने लगेगा। सो नाउ यू विल फाइंड कि आपका केल्प्स का नंबर या जो पूरा आपका फॉरेस्ट है केल्प्स का, इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, दिस विल स्टार्ट कमिंग डाउन। अब अगर मेरा केल्प्स वहां से खत्म होने लगा तो उसके ऊपर डिपेंडेंट मेरी जितने भी वहां पे फिशेस थी, जितने भी मेरे वहां पे क्रैब्स थे, उन सब का नंबर वहां पे कम होने लगेगा। एंड दैट इज हाउ द इकोसिस्टम कोलैप्सेस। क्यों कोलैप्स हुआ? क्योंकि मैंने वहां से एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर को वहां से मैंने निकाल दिया। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? बता दो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बात आप सबको मालूम होनी चाहिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रेडेटर इन द पॉपुलेशन। अगर उससे हम निकालते हैं तो आपका इस तरीके से बैलेंस बिगड़ता है, जो आपको यहाँ पे भी हो जाएगा, आपका मिल जाए, ठीक है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज माय स्टोरी ऑफ अ इन्वेसिव स्पीशीज। इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ अ इन्वेसिव स्पीशीज। इन्वेसिव स्पीशीज का मैं मतलब आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इन्वेसिव का मतलब होता है जो वहां पे बिलोंग नहीं करता, बाहर से आया हुआ है, दैट्स इन्वेसिव स्पीशीज, ठीक है। इन्वेसिव को बोल सकते हो आप इसे यहाँ पे, आप इसके लिए एक और टर्म यूज कर सकते हो, एलियन स्पीशीज। एलियन मतलब ऐसा नहीं कि वो लिटरली बाहर से, मतलब दूसरे प्लैनेट से आया हुआ है, इट बिलोंग्स टू सम अदर कंट्री, सो यू कैन कॉल इट एज एलियन स्पीशीज एज वेल। यहाँ पे आप एक और टर्म यूज कर सकते हो, दैट्स माय एलियन स्पीशीज। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में, तो कुछ एग्जांपल हम पहले यहाँ पे लेते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच आई कैन टेक ओवर हियर इज गोइंग टू बी एक प्लांट है आपका, जिसका नाम है आपका यहाँ पे लेंटेना कैमेरा। याद रखना, ये एग्जाम में आ चुका पहले भी, लेंटेना कैमेरा। ये आपका एक एक्सोटिक स्पीशीज है। एक्सोटिक मतलब बाहर का, इंडिया का नहीं है, बाहर का है। इट इज माय एक्सोटिक स्पीशीज। अब इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि गलती से इंडिया में आ गया था, इसको गलती से इंडिया में आ गया था, और इंडिया में लाया गया था, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये आ चुका था इंडिया के अंदर, और एक बार ये यहाँ पे आ गया, उसके बाद इसने ग्रो करना चालू किया इंडिया में। अब लेंटेना को खाने वाला कोई यहाँ पे इंसेक्ट या एनिमल नहीं है। आप सोचो, लेंटेना इंडिया में बिलोंग नहीं करता, वो फॉरेन कंट्री का है, वो इंडिया में आ गया, और जैसे वो इंडिया में आया तो उसने ग्रो करना चालू किया, और आज की डेट में ये हर एक फॉरेस्ट में आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। और प्रॉब्लम ये है कि लेंटेना कैमेरा को खाने वाला कोई स्पीशीज हमारे पास है नहीं, और लेंटेना कैमेरा को हमारा हैबिटेट काफी पसंद आ चुका है, और उसे कंडीशन काफी उसके लिए सूटेबल है, सो इट इज ग्रोइंग रैपिडली।
अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अगर लेंटेमा कैमरा यहाँ पे ग्रो कर रहा है तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ग्रो क्यों कर रहा है इतना ज्यादा, बिकॉज कोई इसका नेचुरल प्रेडेटर हमारे पास यहाँ पे नहीं है. वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ नेचुरल प्रेडेटर फॉर द लेंटेना कैमरा. सो आपका यहाँ पे नेचुरल प्रेडेटर आपका यहाँ पे एब्सेंट है. सो नेचुरल प्रेडेटर इज एब्सेंट. अब सिंपल सी बात है, वो यहाँ पे करेगा ग्रो, वो करेगा रैपिडली आपका ग्रो यहाँ पे. उसके बाद दूसरी चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, क्योंकि आपका रैपिडली ग्रो कर रहा है तो इससे होता क्या है, नेटिव स्पीशीज गेट्स अफेक्टेड. जो आपकी जो लोकल स्पीशीज जो आपके यहाँ पे है ना, उनका पॉपुलेशन नीचे जाने लगता है. सो नेटिव स्पीशीज गेट्स अफेक्टेड. ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपका कोई बाहर का प्लांट आगे आपका एरिया में ग्रो कर रहा है तो उसके जैसे जो लोकल प्लांट है वो अफेक्ट होते हैं. क्यों अफेक्ट होते हैं? क्योंकि आपने रिसोर्सेज सारे यूज कर लिए वहां पे, तो वो प्लांट की पॉपुलेशन वहां पे आपकी डिक्लाइन होना चालू करेगी. तो याद रखना, जब भी आपको कोई इन्वेजिव स्पीशीज आता है बाहर से, तो उसके वजह से जो नेटिव स्पीशीज होती है, जो लोकल वहां की जो स्पीशीज आपकी होती है, वो हमेशा सफर करेगी. उसकी पॉपुलेशन वहां पे आपकी अफेक्ट करती है. ये बात आपको वहां पे याद रखनी है. एक और एग्जांपल अगर आपको मैं यहाँ पे दो, जो रियल लाइफ एग्जांपल एक और बनेगा आपका यहाँ पे, दैट्स अ बर्मीज पाइथन. बर्मीज पाइथन एक पाइथन आए हो, आप सबको मालूम है ना पाइथन क्या होता है? अरे बेटा बताओ पाइथन क्या होता है? पाइथन अजगर मालूम है ना? अजगर स्नेक में एक कैटेगरी होती है अजगर करके, सुना होगा. यस सर. दैट इज योर पाइथन. ठीक है. तो बर्मीज पाइथन मिलता था एशिया में, उसको कुछ लोग लेके गए पालने के लिए यहाँ से यूएस. अब जब तुम इसे पालोगे तो ये काफी बड़ा हो जाता है. लाइक जनरली ये 14 से 15 फीट का ये हो जाता है. अब सिंपल सी बात है, जब आप लेके गए थे स्नेक को, जब वो 1 फीट का था और जब वो 14 फीट का हो गया तो आपको पालने में उसे दिक्कत आएगी. आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज सच ए लार्ज स्नेक. तो लोग क्या करने लगे, लोगों ने अपने बर्मीज पाइथन को जाके रिलीज कर दिया फॉरेस्ट में कि अरे अब इसे कौन ही पालेगा, उसे जाके रिलीज करो. अब प्रॉब्लम वहां पे ये हो गई कि यूएस के अंदर बर्मीज पाइथन को खाने वाला कोई नेचुरल प्रेडेटर वहां पे है नहीं. और आज की डेट में इनका पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया है कि गवर्नमेंट सामने से कहते हैं कि अगर इसे कभी दिख जाए ना फॉरेस्ट में तो उसे मार डालो. यू हैव टू किल दिस पाइथन, बिकॉज इस पाइथन की वजह से वहां के लोकल स्पीशीज कम होने लगे हैं. बिकॉज द पाइथन हैव स्टार्टेड ईटिंग द नेटिव बर्ड्स, नेटिव स्मॉल मैमल्स को ये खत्म कर रहा है. तो ऐसा होता है. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ माई इन्वेजिव स्पीशीज. यहाँ पे बर्मीज पाइथन इज अफेक्टिंग द नेटिव बर्ड्स एंड योर नेटिव स्मॉल मैमल्स. इनकी पॉपुलेशन अब यहाँ पे कम हो रही है. सो दिस इज अ केस ऑफ योर अगेन एलियन स्पीशीज इन्वेजन. ठीक है. तो आई होप अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि कोई बाहर की स्पीशीज अगर आपके यहाँ पे आ रही है देन दिस इज व्हाट हैपेंस. एक और अगर एग्जांपल दो आपको, आपने पता है, आपने देखा होगा एक्वेरियम वाले टर्टल बेचते हैं. अगर आप कभी एक्वेरियम शॉप में गए हो या अगर आपने किसी फ्रेंड का देखा हो, दे विल हैव द स्मॉल स्मॉल ग्रीन कलर के टर्टल्स उनके पास वहां पे होते हैं. सब लोग आप हिमाचल से हो, पंजाब से हो, एंड आई थिंक पंजाब वाले लोगों ने शायद कभी देखा होगा एक्वेरियम शॉप में गए होगे तो. एंड या यू मस्ट हैव सीन दैम. सो या नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको. कुछ आपके ग्रीन कलर के आपको टर्टल्स मिलते हैं एज अ पेट. अब वो इंडिया के नहीं है, वो है बाहर के, दे बिलोंग टू नॉर्थ अमेरिका. अब आपने उसे बड़ा कर लिया, बड़ा करने के बाद आपको पता चला कि यार मैं इसे पाल नहीं सकता. मुझे कहा एक सेकंड रुकना, मैं उसे पाल नहीं सकता, तो मैं उसे जाके रिलीज कर दूंगा नियर बाय पॉन्ड के अंदर. अब क्योंकि मैंने उसे पॉन्ड में रिलीज कर दिया तो उसके वजह से बाकी की स्पीशीज वहां पे अफेक्ट करेगी. जो मेरी नेटिव टर्टल्स है वो वहां पे अफेक्ट होंगे, या नेटिव फिशेस की जो पॉपुलेशन है वहां पे अफेक्ट करेगी. सो दैट शुड नॉट बी डन. तो कभी भी आपको बाहर की स्पीशीज को लोकल एरिया में आपको रिलीज नहीं करना चाहिए. मोनिका बताइए क्या सवाल है आपका? अनम्यूट करके पूछ लीजिए आराम से. सर अगर कोई इन्वेजिव स्पीशीज को अगर हम मतलब जैसे लेके आ गए इधर ना, तो वहां पे उनके प्रेडेटर तो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे उनका खाना भी तो नहीं होगा, देन वो सर्वाइव कैसे करेंगे? क्योंकि उनका तो हैबिटेट वहां का है ना. ठीक है. अगर आप हम यहाँ पे स्पेसिफिक इनकी बात करते हैं, लेट्स टेक बर्मीज पाइथन. बर्मीज पाइथन इज अ जनरल पाइथन. क्या खाएगा वो जनरली? आपका बर्ड्स, मैमल्स. वो आपको कहीं भी मिलेंगे वो खा लेगा. पाइथन के साथ ऐसा नहीं होता कि वो यही स्पीशीज खाएगा. जो भी उसे छोटा मैमल मिले, जो भी उसे छोटा बर्ड मिले, एक लार्ज साइज बर्ड मिले, वो खा लेगा. तो खाने को लेकर दिक्कत नहीं आती, इसलिए आपने उसे वहां पे शिफ्ट कर लिया. कंडीशंस वहां पे अच्छी थी. कंडीशन मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस आपके लिए सुटेबल थी. खाना आपका वहां पे अवेलेबल था, वो आपका सर्वाइव कर गया. राइट.
लेंटिना का मेरा प्लांट है, उसे क्या चाहिए, सॉइल, मिनरल्स, वो हर जगह आपको कॉमन मिल जाएंगे, इट वोंट हैव अ ड्रास्टिक डिफरेंस ओवर देयर। कंडीशंस उसे सूट कर गई, यहाँ की इंडिया की वेदर सूट कर गया, ग्रो कर गया वो। अब आप जो कह रहे हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने किसी को रिलीज किया, उसको वहां पे सूट नहीं कर पाया, उसका खाना वहां पे नहीं था तो मर जाएगा, आपकी बात भी सही है, यहाँ पे ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स आते कुछ जिन्हें हम कहते हैं बजरीगर या लव बर्ड्स, आपको बर्ड्स मिलेंगे जो अच्छा, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, पेट शॉप में भी दिखेंगे आपको, और आप बच्चे लोग पालते भी है। तो अगर आप बजरीगर को अगर आप पाल रहे हो ना, अगर आपने उसे छोड़ दिया, अगर आप कह रहे हो कि नहीं यार इसको आजाद करते ये खुशी से रहेगा, अगर आपने उसे छोड़ दिया, वो इंडिया का नहीं है, वो है ऑस्ट्रेलिया का बर्ड। जब आप उसे रिलीज कर रहे हो तो वो कभी भी एलियन स्पीशीज नहीं बनेगा, बल्कि वो बर्ड बेचारा 2 हफ्ते में निपट जाएगा वहां पे। यू आर एक्चुअली ट्रांसफरिंग देम टू अ वाइल्ड, जहां पे कोई ना कोई आके उन्हें वहां पे खा लेगा। तो यस, कुछ स्पीशीज के साथ ऐसा होता है कि आपने अगर उन्हें वहां पे छोड़ा, उनके हैबिटेट से अलग, उनके एरिया से अलग आपने उन्हें रिलीज किया, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। बट कई सारी स्पीशीज होती है जो सर्वाइव तो करती ही है, बल्कि दूसरों को डैमेज भी करती है। मोनिका मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। राइट। एंड बजरीगर लव बर्ड्स आर द बेस्ट एग्जांपल, उन्हें आप रिलीज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई फ्रेंड कहता है ना कि बर्ड्स को आजाद करो, उन्हें खुशी मिलेगी, कोई खुशी नहीं मिलने वाली, दे विल एंड अप डाइंग ओवर देयर, राइट। हाँ, नेटिव हो तो रिलीज कर सकते हो, फॉरेन के नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने, दैट्स एग्जांपल ऑफ प्रिकी पियर कैक्टस। एक कैक्टस का प्लांट था जो ऑस्ट्रेलिया में लेके आए थे अर्ली 1920s के अंदर, एंड हैज कॉट अ हैवोक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टर रेंजलैंड। कैक्टस लेके आए थे, बाहर का था, ग्रो कराया तो बहुत जल्दी स्प्रेड हो गया पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उससे काफी प्रॉब्लम होने लगा उन लोगों को। तो इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वहां पे क्या किया, दे यूज्ड, तो ये कैक्टस बन गया यहाँ पे इन्वेसिव। तो इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर को वो लोग वहां पे लेके आए, दैट वाज अ मॉथ। सो कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर लेके आए वहां पे, दैट वाज अ मॉथ। सो एक मॉथ को लेके आए फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंट्री। तो वो एक मॉथ को यहाँ पे लेके आए, एंड बिकॉज ऑफ द मॉथ द कैक्टस पॉपुलेशन को हम वापस नीचे लेके आ सके। तो ऐसा भी करा जा सकता है कई बार कि आप कोई दूसरे स्पीशीज को जाके वहां पे रिलीज कर दो ताकि वो उसको जाके कंट्रोल कर ले। तो ये इन्होंने किया था। सो यू कैन हैव अ लुक, ये आपके यहाँ पे कैक्टस है और ये आपके यहाँ पे मॉथ, दिस इज द मॉथ। ये वो मॉथ है जो कैक्टस को खाता है, एंड दिस इज माय प्रिकी कैक्टस। प्रिकी कैक्टस अगर देखोगे ध्यान से तो अभी कैक्टस को ही खा रहा है। जब उसकी फोटो लेने के लिए वो गए वहां पे तो देखा तो वो कैक्टस को ही खा रहा है। सो दैट इज व्हाट दे डू ओवर देयर। यही चीज आपके यहाँ पे लोग करते हैं, और इससे आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो इन्वेसिव स्पीशीज की, राइट। देन यू हैव अ स्टोरी ऑफ अ पिसास्टर। क्या है पिसास्टर? पिसास्टर इज अ स्टारफिश। ये सारे एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम्पल आपके लिए कहानी की तरह होनी चाहिए, जो आपको याद होनी चाहिए कि हर एक का पर्पस वहां पे क्या है एंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ अ पिसास्टर। पिसास्टर मतलब आपका यहाँ पे आएगा स्टारफिश। दिस इज माय स्टारफिश। सर वो मौत को छोटा सा है तो वो इतना बड़ा कैक्टस कैसे खाएगा? धीरे धीरे खाएगा, आराम से, राइट। 2 दिन में अगर वो खाए तो 2 दिन में तो कैक्टस खत्म हो जाएगा वैसे भी। और समझो अगर कैक्टस उसने लाइक मेजॉरिटी तो उसने लीव्स खा लिए हैं, तो वैसे ही प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा वहां पे, फोटोसिंथेसिस, डेथ हो जाएगी उसकी, सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो Yes. अरे इंसेक्ट तो करते हैं मनप्रीत, इसलिए तो हम इतना बायो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं हम लोग। छोटा सा इंसेक्ट आके आपके पूरी फील्ड को खराब कर सकता है, तो ये भी तो कर ही सकता है ना। और आप अभी आपको यहाँ पे एक ही दिख रहा है, लेकिन एक थोड़ी होगा वहां पे, एक थोड़ी वहां पे बैठा होगा, कई सारे होंगे वहां पे, राइट। सब लोग अपना खा रहे होंगे। एंड यू ऑल्सो नो moth will increase their number rapidly, right? Yes. moth क्या बनेगा अपने यहाँ पे? It will become my R selected species. नंबर भी Yes. इनका यहाँ पे ज्यादा रहेगा, सर तो समझो क्या। ऑलराइट, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। सर बोलो बेटा लेकिन बोलो, मोनिका बोलो, हाँ बोलो। सर लेकिन मौत को तो अपनी मतलब लाइफ की जर्नी के लिए मतलब उसका यूका प्लांट का भी चाहिए होता है ना, तो वहां पे वो फिर यूका प्लांट को भी लेके गए थे। ये वाला मौत नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्पीशीज। यस सर। यूका प्लांट वाला अलग था, ये दूसरी स्पीशीज है आपकी, ठीक है। उसके साथ कंफ्यूज मत करना। यूका प्लांट वाला मौत वाज अ डिफरेंट वन, उसका तो इंटररिलेशन था वहां पे। आप ये पता है आप क्या सोच रहे हो, ये मौत वो मौत है जो यूका प्लांट को पॉलिनेशन करता था। एंड यू आर थिंकिंग मोनिका कि ये लोग जब मौत को लेके गए होंगे तो यूका प्लांट भी वहां पे लगाया होगा उन लोगों ने। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ। इतना डीप नहीं सोचना है, ये सॉरी डिफरेंट स्पीशीज। कैक्टो
ब्लास्टिस कुछ इसका जीनस का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट दैट्स व्हाट डिफरेंट स्पीशीज। ओके, स्टारफिश। स्टारफिश है होता है आपका पिसास्टर, मतलब आपका स्टारफिश। अब इसकी कहानी क्या है इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ये स्टारफिश आपको मिलता है ओशन में, और ये आपको मिलता है आपके इंटरटाइडल एरिया रीजन के अंदर। सो व्हाट इज माय इंटरटाइडल एरिया? सो दिस इज माय इंटरटाइडल हैबिटेट। दिस इज माय इंटरटाइडल हैबिटेट। सो इंटरटाइडल हैबिटेट का यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक ऐसा हैबिटेट जहाँ पे आपका ओशन है और आपके रॉकी हैबिटेट है आपका यहाँ पे, और पानी ऊपर जाता है नीचे आता रहता है। आपको ये बात शायद अपने बचपन में पढ़ी होगी, यहाँ पर लो टाइड है ना हाई टाइड। ओशन के अंदर हाई टाइड होती है तो पानी ऊपर आता है, लो टाइड नीचे जाता है। तो इंटरटाइडल एरिया में आपको आपको ये होते हुए मिलता है, और आपको ये जो रॉक्स है ना, रॉक्स पे आपको काफी कुछ मिल जाता है देखने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज आपको मिल जाती है। अगर आप नीचे अगर आप पिक्चर देखोगे, ये सारी स्पीशीज आपको यहाँ पे दिख रही है। आपको नाम याद नहीं रखना, यू कैन फाइंड a large number of invertebrates are seen over there. यहाँ पे बहुत अच्छी you have a high diversity of invertebrates. You will find high diversity of invertebrates are seen over there. यहाँ पे invertebrates की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपको एक और बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो एक और बात आपकी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको स्टारफिश भी मिलेगा आपका यहाँ पे। You will also find a starfish over there. Okay, and this is my intertidal habitat. राइट अब इसके हमें अंदर यहाँ पे समझना है कि यार ये पिसास्टर की स्टोरी मेरे यहाँ पे क्या है। अब पिसास्टर आपके यहाँ पे स्टारफिश था। अब इसको आप ध्यान से समझो, नाउ अंडरस्टैंड द स्टोरी वेरी केयरफुली। अज्यूम करो कि मेरा यहाँ पे हैबिटेट है, अज्यूम करो कि मेरा यहाँ पे इंटरटाइडल मेरा यहाँ पे हैबिटेट है। लेट मी मेक अ डिफरेंट पिक्चर। अच्छा, आप में से कितने लोग बीच पे गए हो? कोई नहीं गया? तनप्रीत गई है। तनप्रीत कहाँ पे गए थे? कौन से बीच पे? मरीना बीच। ये कहाँ पे है? सर साउथ वाली साइड में। बढ़िया। एनीवन एल्स? ठीक है, बाकी सब लोग प्लान करना एमबीबीएस करते करते हुए। ओके, सो नाउ यू हैव दिस रॉकी हैबिटेट। सो आपके यहाँ पे रॉकी हैबिटेट है आपके यहाँ पे। सो दीज आर ऑल द रॉक्स ओवर देयर। ठीक है, दीज आर ऑल माय रॉक्स, राइट। और समझो यहाँ पे बना, यहाँ पे पानी आ रहा है। सो यहाँ पे मैं पानी बना रहा हूँ ग्रीन कलर का। रॉक है ब्लू कलर का, पानी ग्रीन कलर का, जो भी है। ठीक है, सो यू हैव दिस वाटर ओवर देयर। सो आधा रॉक तो यहाँ पे मेरा वैसे भी सबमर्ज रहता है, आधा एरिया तो मेरा रॉक्स का यहाँ पे पानी के अंदर सबमर्ज रहेगा। अब इसी हैबिटेट के अंदर आपको मिलेगा आपका स्टारफिश, आपको मिल जाए यहाँ पे, उसका नाम है आपका यहाँ पे पिसास्टर। सो पिसास्टर नाम का स्टारफिश आपका यहाँ पे आपको रहते हुए आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब पिसास्टर वाले स्टारफिश के साथ साथ इस हैबिटेट के अंदर आपको मिलती थी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी। किसकी डाइवर्सिटी? बाकी इन्वर्टिब्रेट्स की। मतलब बायवाल्व हो गया, स्पॉन्जेस हो गए। तो इमेजिन कर लो कि बहुत सारे और भी इन्वर्टिब्रेट्स यहाँ पे आपको मिलते थे। स्टारफिश तो आपको मिल ही रहा है, और उसके साथ साथ यू हैव मेनी अदर वर्टिब्रेट्स हैव बीन सीन। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे आपका वैसे लिख के दूं, you have a species A, you will have species B, you will have species C, right? You will have species D. ठीक है, ऐसी बहुत सारी स्पीशीज आपको मिल रही थी यहाँ पे आपके इनवर्टिब्रेट्स की। सो मेनी स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स have been seen over there. So many species of invertebrates were observed. ठीक है, ये सारे उस हैबिटेट के अंदर हंसते खेलते हुए वहां पे रह रहे थे। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट लोग वहां पे आए और उन्होंने डिसाइड किया कि पिसास्टर को यहां से निकाल के देखते क्या होता है। सो दे एक्चुअली केम एंड रिमूव द पिसास्टर। जब तक मेरा पिसास्टर था, आई वाज फाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आपको यहाँ पे मिल रही थी। और इसमें से आप एक और चीज यहाँ पे समझो यहाँ पे कि मेरे पास कई सारी स्पीशीज आपके पास है यहाँ पे। उनमें से एक स्पीशीज आपके पास एक और ऐसी थी जिसका नाम था स्पीशीज एक्स। और स्पीशीज एक्स थी ना, ये काफी डोमिनेटिंग थी। स्पीशीज एक्स जो मेरी यहाँ पे थी, ये काफी डोमिनेटिंग थी। मतलब कंपेयर टू ऑल द अदर स्पीशीज ये काफी डोमिनेटिंग थी। ये ज्यादा अच्छे से रिसोर्सेज को यूज कर पाती थी बाकियों से। लेकिन इसका पॉपुलेशन यहाँ पे कम रहता था। क्यों कम रहता था? बिकॉज स्टारफिश इसको खाता था। आपका पिसास्टर ये एक्स वाली स्पीशीज को खाता होगा। इसके वजह से क्या होता था कि इनका पॉपुलेशन कम था और उसके वजह से इतना प्रेशर वहां पे क्रिएट नहीं हो रहा था। साइंटिस्ट ने क्या किया? कुछ बायोलॉजिस्ट वहां पे आए और उन्होंने वहां पे आके पिसास्टर को निकाल दिया। अब जैसे ही आपके पिसास्टर को वहां से निकाला, स्पीशीज एक्स जो आपकी यहाँ पे थी, इसका नंबर यहाँ पे बढ़ने लगा, क्योंकि उसको जो खाने वाला जो वहां पे एनिमल था वो तो वहां से निकल गया। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये आपका था एक डोमिनेटिंग species, this was my
डोमिनेटिंग स्पीशीज। अब जैसे ही मेरे यहाँ पे डोमिनेटिंग स्पीशीज का नंबर यहाँ पे बढ़ने लगा, बाकियों का पॉपुलेशन यहाँ से निकलने लगा, क्योंकि ये जो मेरा स्पीशीज था ये आउट कम्पीट कर रहा था बाकी सबको। फटाफट इसका नंबर बढ़ने लगा और ये सबको रिसोर्स को वहां पे यूज करेगा, सारे रिसोर्स को उसने वहां पे यूज करना चालू किया। और जब ये सारे रिसोर्सेज को वहां पे यूज कर रहा था, सो बिकॉज ऑफ दैट मेनी स्पीशीज वेंट एक्सटिंक्ट। कई सारी स्पीशीज जो वहां पे थी वहां से गायब हो गई, कई सारी स्पीशीज वहां से निकलने लगी। और देखा जाए तो वहां से लगभग 10 जितनी स्पीशीज वहां से एक्सटिंक्ट हो गई आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्टारफिश। तो ये कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो स्टारफिश था उसके वजह से वहां पे एक अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी थी। बिकॉज ऑफ द स्टारफिश यू हैड इनिशियली अ गुड अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे ही मेरा वहां पे स्टारफिश को आपने यहां से निकाला, द कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी गॉट रिड्यूस। आपकी 10 स्पीशीज वहां से एक्सटिंक्ट हो गई, आपकी बायोडाइवर्सिटी उस एरिया में काफी कम हो गई। सो ओवर हियर दिस बिकम्स एग्जांपल दैट हैविंग अ प्रेडेटर इन द पॉपुलेशन also maintains a good biodiversity। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? राइट, यही चीज आपके यहाँ पे मेंशन की भी, आप यहाँ पे इसे यहाँ पे देख लो फटाफट। Rocky intertidal communities of American Pacific coast, a starfish Pisaster is important predator. In the field experiment, when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, जैसे उनको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, more than 10 species of invertebrates became extinct within a year because of a interspecific competition. And this is why we say it is very important to have a predator which is going to maintain the biodiversity. इतना ही हमें यहाँ पे समझना है। क्या इतनी चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this story clear to all of you? Yes, sir. एक बात दिमाग में सब लोग बिठा लो कि इन कहानियों के ऊपर बेसिक सवाल आते हैं, इसलिए इन कहानियों को आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन सी कहानी आपको क्या बता रही थी। सो दैट इज व्हाई पिसास्टर क्या करा था आपको मालूम होना चाहिए। प्रीकी कैक्टस जो आपका था उसकी कहानी वहां पे क्या थी। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू ओवर देयर। हमें कुछ क्वेश्चन करने थे लेकिन वो अभी हम कर नहीं पाएंगे, बट वी कैन डू देम लेटर बिकॉज आपका टाइम हो गया। बट ठीक है, यू कैन हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क एज वेल। मैं आपको अलग से भी दे दूंगा होमवर्क, बट इनको भी आप यहाँ पे आप देख सकते हो एज अ होमवर्क। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। सो इतना पढ़ लेना अपने एंड पे। हम लोग कल वापस मिलेंगे, राइट? विल बी कैचिंग अप अगेन B08। यस, तो कल आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को, और आगे भी जितनी आपकी कहानी है इसके अंदर, यू हैव नंबर ऑफ स्टोरीज ओवर हियर। सो आप सब कल हम समझते हैं, ठीक है? सो ऑलराइट, वेल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। अगर कोई आपका सवाल यहाँ पे नहीं है देन वी कैन रैप दिस अप। हाँ, आंसर की आपको मिल जाएगी। एंड जानवी, यस, आई विल शेयर विद यू द या सॉल्यूशन मैं आपको भेजता हूँ एक क्वेश्चन का, दैट इज समथिंग आई हैव टू शेयर दैट विद यू। एंड या बाकी जो आपके आंसर की वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी आपके असाइनमेंट की। जिन्होंने भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, अर्जेंट बेसिस पे असाइनमेंट सबमिट करो। दैट्स अ फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमेशा बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। एंड दीक्षा एंड मोनिका, आई होप आपको याद हो कि आपको केमिस्ट्री का भी असाइनमेंट आपको सबमिट करना है। Yes, Right. sir. This goes to all of you, but yeah, I will separately talk to other people as well. All right, ठीक है, चलिए। कौन सी असाइनमेंट बेटा? वो 11th ग्रेड चैप्टर की है, मतलब 11th ग्रेड के चैप्टर की है।